हेलो, वेलकम टू यूनिक एग्री क्लासेस। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं अपना जो 12वीं की जो एग्रीकल्चर है उसमें चैप्टर नंबर 2 है जैविक खेती। तो जैविक खेती के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं और आज के इस क्लास में अपन ये देखेंगे कि बोर्ड के एग्जाम में इस चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं और कितने क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो चलो करते हैं अपन अपने लेसन को स्टार्ट। यानी अपनी सीधी सी बात यह है, अपन करेंगे काम काम की बात। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इसमें देखते हैं अपने ये 12वीं की जो विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत ही उपयोगी क्लास है ये। ठीक है, क्योंकि अपन देखें तो परीक्षा में छपने वाले सवाल एग्जाम डोज की तरह होगा ये। ठीक, सबसे पहले अपन चैप्टर नंबर जो 2 है उसमें देखेंगे कि जो जैविक खेती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग, उसमें एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं। एग्जाम में इसमें चैप्टर से वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन एक आएगा, वो आधे नंबर का आएगा। रिक्त स्थान भी एक आएगा, वो भी आधे नंबर का आएगा। और दीर्घ उत्तरात्मक जो प्रश्न है वो आएगा 3 नंबर का एक आएगा, और वो कितने आएगा 3 नंबर का आएगा। कुल मिलाकर ये चैप्टर कितने नंबर का है 4 नंबर का है। ठीक है, प्रमाणित जैविक खेती में अगर अपन बात करें तो जो जैविक जो शब्द है वो अपने आप में क्या है, लेबिंग या मानक है। खुद अपने आप में क्या है, लेबलिंग का मानक है ये। फिर कह रहा आधुनिक जैविक खेती का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया या किसने प्रतिपादित किया, तो वो सर अल्बर्ट हावर्ड ने किया। और कब किया, 1930 में इंग्लैंड में किया उन्होंने। उसके बाद में कह रहा है कि ऑर्गेनिक जो शब्द है उसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, लॉर्ड नॉर्थबोर्न ने। ठीक है, और कब किया, 1940 में। इनकी पुस्तक थी लुक टू द लैंड। उस पुस्तक के द्वारा उन्होंने बताया कि जो अपने रासायनों का प्रयोग कर रहे हैं उन रासायनों का प्रयोग से हमारी भूमि की उर्वरक क्षमता कमजोर होती जा रही है रासायनों के प्रयोग से। ठीक है, और जो भी रासायनों के बारे में व्याख्या की उन्होंने वो की थी लुक टू द लैंड में, और उसी में उन्होंने शब्द प्रयोग काम में लिया था ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है, तो आपसे पूछे जैविक खेती का जनक कौन है, तो जनक कौन आएगा, सर अल्बर्ट हावर्ड आएगा। और आपसे पूछे कि भाई साहब सबसे पहले जो जैविक शब्द है उस शब्द का प्रयोग किसने किया, तो वो किसने किया, नॉर्थबोर्न ने किया। लुक टू दी लैंड के पुस्तक के जनक या लेखक कौन है, नॉर्थबोर्न है। फिर कह रहा है बायोडायनोमिक खेती की विचारधारा किसने प्रतिपादित की, तो वो प्रतिपादित करने वाला वैज्ञानिक कौन था, डॉक्टर रुडोल्फ स्टेनर। किसने की, डॉक्टर रुडोल्फ स्टेनर ने की। फिर कह रहा है साइलेंट स्प्रिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो आर कार्सन है। इन्होंने भी कृषि में होने वाले जो रसायन हैं उन रसायनों के बारे में बताया, उनकी उजागर किया था, उनकी व्याख्या की थी, लोगों के पहुंचाया लोगों को। ठीक है, कौन से पुस्तक के द्वारा, साइलेंट स्प्रिंग के द्वारा। फिर कह रहा मर्दाबाई स्वास्थ्य फाउंडेशन जो है उसकी स्थापना कब हुई, तो 1947 में। ठीक है, रोजेट फैमिली के द्वारा। फिर कह रहा अंतरराष्ट्रीय जैविक कृषि आंदोलन फेडरेशन की स्थापना कब हुई, तो वो ही 1972 में हुई। ठीक है, तो ये थे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन। अब ज्यादातर अपन ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगर देखें उस हिसाब से तो ये 12वीं के साथ साथ में जेट के लिए भी इंपोर्टेंट क्लास है। उस चैप्टर में से जो अपन बोल सकते वस्तुनिष्ठ टाइप के जो क्वेश्चन है वो सारे के सारे इसमें ऐड हो रहे हैं, पूरे के पूरे। चलते हैं आगे। फिर कह रहा है कि जो अपना खाद्य व जो कृषि संगठन है FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वो कहाँ है, इटलिया रोम में है। अगला राष्ट्रीय परंपरागत कृषि मिशन की शुरुआत कब हुई थी, तो वो हुई थी 2015-16 में हुई थी। फिर कह रहा है जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा मृदा स्वास्थ्य वर्ग कब घोषित किया गया था, तो ये कब किया गया था, 2014 में। कब किया गया था, 2014 में किया गया। राष्ट्रीय जैविक खेती जो केंद्र है वो कहाँ स्थापित है, ये गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये कब 2014 में स्थापित किया गया था। फिर कह रहा है अगला क्वेश्चन, सिक्किम को देश का प्रथम जैविक राज्य कब घोषित किया गया था, तो 18 जनवरी 2016 को घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन, भारत की औसत खपत उर्वरक की कितनी है, 128 केजी प्रति हेक्टेयर। पेस्टिसाइड यानी पीड़कनाशी की कितनी है, 310 ग्राम प्रति हेक्टेयर है। ठीक है, फिर कह रहा है पोषक तत्वों की उपयोगिता या उपयोग दक्षता ये कितनी अपने भारत में, तो नाइट्रोजन की है 33 केजी, फास्फोरस की है 15 केजी, पोटास की है 20 केजी, और सूक्ष्म जो पोषक तत्व होते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट उनकी कितनी है, 20 केजी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से क्या है, उपयोग दक्षता, यूज इफिशियंसी। खाद्य शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के खाद शब्द से हुई है या खाद्य से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है,
भोजन, उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? भोजन होता है। फिर कह रहा है कि भारतीय मृदाओं में कौन कौन से पोषक तत्वों की कितनी प्रतिशत सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी है? जिंक की 47% कमी है। जो अपना लोहा है Fe फेरस, उसकी 11.5% कमी है। कॉपर की 4.8% कमी है और Mn की 4% कमी है। तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अपनी भारतीय मृदाओं में सबसे ज्यादा कौन से सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी है? तो वो आएगा Zn यानी जिंक आएगा। चलते हैं अगली स्लाइड में। अगली स्लाइड में कह रहा है कि यूरिया जो होता है यानी मूत्र जो होता है, वो यूरिया उसमें कितनी प्रतिशत पाई जाती है? मूत्र यानी किसके? पशुओं के मूत्र की बात कर रहा है। तो पशुओं के मूत्र में यूरिया कितनी प्रतिशत पाई जाती है? 2% पाई जाती है। फिर कह रहा है FI यानी गोबर की खाद में नाइट्रोजन कितनी पाई जाती है? तो 0.5%, फास्फोरस 0.25% और पोटास कितनी पाई जाती है? 0.5%। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ। अगला, कंपोस्ट बनाने की विधि किसने विकसित की थी? अब विधि कौन कौन सी विधि है और वो विधियों का नाम क्या है, ये जरूरी है। सबसे पहले इंदौर विधि ए हावर्ड तथा यशवंत डी वार्ड के द्वारा। किसके द्वारा? ए हावर्ड और यशवंत डी वार्ड, ये इंदौर विधि है। दूसरी आती है बेंगलोर विधि CN आचार्य के द्वारा। तीसरी आती है नेडेप विधि, ये नेडेप है महाराष्ट्र के कृषक है, यानी नेडेप काका के द्वारा ही विकसित की गई थी। कहां पर? महाराष्ट्र में विकसित की गई थी। उसके बाद में कह रहा है कंपोस्ट बनाने की किस विधि में खाद की पलटाई नहीं की जाती? यानी कंपोस्ट बनाने की ऐसी कौन सी विधि है जिसमें पलटाई यानी बार बार अपन ऊपर नीचे नहीं करेंगे? तो वो आती है कौन सी? बेंगलोर विधि, जिसका जो अपन खोज करता कौन है? CN आचार्य। कौन है? CN आचार्य। अगला कह रहा है कि वर्मी कंपोस्ट जो होता है, वर्मी कंपोस्ट यानी जो केचुए के द्वारा प्राप्त जो खाद होती है, वर्मी कास्टिंग या वर्मी कंपोस्ट कहलाती है। उसमें NPK की मात्रा पूछी तो नाइट्रोजन उसमें 2 से 2.5%, फास्फोरस 1 से 1.8% और लगभग अपन पोटास की बात करें तो ये 1 से लेकर 1.5% तक क्या बताता है? पोटास। तो ये भी एक तरह से अपन बोल सकते हैं मोस्ट है, इंपोर्टेंट। अगला, वर्मी कंपोस्ट में एक्टिनोमाइसीट की जो संख्या होती है वो खाद की अपेक्षा कितनी होती है? तो ये 8 गुना होती है। यानी गोबर की खाद की अपेक्षा जो अपन बोल सकते हैं वर्मी कंपोस्ट होती है उसमें एक्टिनोमाइसीट कितने पाए जाते हैं? तो 8 गुना अधिक पाए जाते हैं उसमें। फिर कह रहा है राजस्थान के लिए केचुए की सबसे उपयुक्त प्रजाति कौन सी है? तो आइसिनिया फोइटिडा, ये सबसे इंपोर्टेंट मानी जाती है राजस्थान के लिए। अगली स्लाइड में चलते हैं। अगला कह रहा है कि जो वर्मी कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए किन केचुए का प्रयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है एपिजिक, एंडोजिक, एक डायोजिक। 3 प्रकार के होते हैं। एक तो कौन सा है? एपिजिक। दूसरा कौन सा? डायोजिक। एक होता है एंडोजिक। ठीक है, 3 प्रकार के केचुए होते हैं। तो केचुआ खाद बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा होता है? एपिजिक। जो आइसिनिया फोइटिडा है वो एपिजिक प्रजाति का होता है। ठीक है, फिर कह रहा है जल निकास के लिए, मृदा में ड्राइनेज के लिए यानी भूमि के अतिरिक्त जल को बाहर निकालने के लिए ज्यादातर जो जल निकास के लिए जो केचुए होते हैं वो कौन से होते हैं? डायोजिक होते हैं। फिर कह रहा है केचुए के बारे में, जो आइसिनिया फोइटिडा है वो कौन से रंग का होता है? लाल रंग का होता है। लंबाई उसकी 3 से 4 सेमी होता है। वजन उसका 0.51 ग्राम होता है और ये 90% तो कार्बनिक पदार्थ खाता है और 10% क्या खाता है? मिट्टी खाने का काम करता है। फिर कह रहा है केचुआ जो होता है वैश्य केचुआ होकर प्रजनन योग्य जब हो जाता है तो कितने माह बाद में हो जाता है? वो 4 सप्ताह बाद। यानी केचुए के अंडे से या कुकुन से बच्चा बना, अब वो बच्चा जो है वो बच्चा खुद प्रजनन के लिए कब योग्य हो जाएगा? यानी 1 माह बाद में। 1 माह या फिर अपन बोलेंगे कितने सप्ताह? 4 सप्ताह बाद। 4 सप्ताह बाद में प्रजनन के लिए क्या हो जाता है? तैयार हो जाता है। ये कह रहा है एक केचुआ 1 सप्ताह में 2 से 3 कोकुन देता है और एक कोकुन से अपने को 3 से 4 क्या प्राप्त होते हैं? अंडे प्राप्त होते हैं। इस प्रकार एक प्रजनक केचुआ जो होता है 6 माह में लगभग 250 केचुए क्या कर देता है? पैदा कर देता है। ये केचुए वाली बात यहाँ पर इसलिए आई कि अपन वर्मी कंपोस्ट देख रहे हैं। तो वर्मी कंपोस्ट देखा अपन को केचुए की जानकारी होनी चाहिए कि राजस्थान के लिए इंपोर्टेंट कौन सा है? आइसिनिया फोइटिडा है, वो कौन सी प्रजाति का होता है? ठीक है, तो वो कौन सी आता है? एपिजिक का आता है। अगला कह रहा है केचुए अधिक क्रियाशील कौन से कहां पर होते हैं? अंधेरे में यानी छाया में। छाया में सबसे ज्यादा क्रिया करते हैं, ज्यादा मिट्टी को खाने का काम करते हैं। फिर कह रहा है वर्मी कंपोस्ट निर्माण के लिए नमी कितनी होनी चाहिए? 30% और तापमान कितना होना चाहिए? 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए। अगला, वर्मी कंपोस्ट कितने दिन में बनकर तैयार हो जाती है? तो लगभग 60 दिन में वर्मी कंपोस्ट बनकर क्या हो जाती है? तैयार हो जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला कह रहा है कि जो केचुए जो होते हैं
केंचुए जो होते हैं वे कौन से हार्मोन स्त्रावित करते हैं, स्त्रावन करते हैं, तो वो कौन सा करते हैं, ऑक्सिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन, ऑक्सिन हार्मोन। फिर कह रहा है हरी खाद में नाइट्रोजन जो प्राप्त होती है वो किससे प्राप्त होती है, ज्यादा अपन बात करेंगे सनी से प्राप्त होती है। किससे, सैनी से, ठीक है। सैनी से कितनी होती है, 50 केजी। डेचा से कितनी होती है, 75 केजी। तो मोस्ट इंपोर्टेंट कौन सा रहा यहाँ पर, डेचा। गवार से कितनी होती है, 65 केजी प्रति हेक्टेयर। लोबिया से 15, लोबिया यानी चौला, चौला, ठीक है। फिर कह रहा ऊसर भूमि सुधार हेतु कौन सी हरी खाद का प्रयोग किया जाता है। ऊसर यानी अपन बोल सकते हैं यहाँ पर जो लवणीय भूमि होती है उनको ऊसर भूमि के नाम से जाना जाता है। लवणीय जो भूमि होंगी उनको किस नाम से, ऊसर या सफेद ऊसर के नाम से जाना जाता है। ऐसी भूमि के सुधार हेतु अपन किसका प्रयोग करते हैं, डेचे हरी खाद का उपयोग किया जाता है। हरी खाद के लिए अपघटन हेतु उपयुक्त तापमान 25 से 35 डिग्री सेल्सियस। और हरी खाद के लिए बीज दर कितनी चाहिए, ये भी इंपोर्टेंट है। सैनी अगर बो रहे हैं तो सैनी के द्वारा 50 से 60 केजी, डेचा 60 से 80 केजी प्रति हेक्टेयर, गवार 20 से 25 केजी प्रति हेक्टेयर, मूंग के लिए 15 से 20 केजी प्रति हेक्टेयर और लोबिया के लिए लगभग 45 से 50 केजी प्रति हेक्टेयर बीज दर की क्या होती है, देखो आवश्यकता होती है। अगला कह रहा है हरी खाद बोलेंगे किसको, भाई साहब हरी खाद अपन बोलते किसको है कि जो अपनी हरी खाद कौन बोलेंगे, ऐसी फसलें होती है जिनकी पलटाई कौन सी अवस्था में करेंगे, पुष्पन अवस्था में। यानी आप कोई फसल बोएंगे जैसे डेचा है, सनई है, गवार है, लोबिया है, उनको क्या करेंगे, कच्ची अवस्था फूल आने से पहले पहले काट कर वापस मृदा में मिला देंगे, जिससे मृदा की उर्वरक क्षमता बढ़ेगी, वो अपनी क्या कहलाएगी, हरी खाद कहलाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है जैव उर्वरक का अन्य नाम क्या है, बायो इनोकुलेट या सूक्ष्म जीवाणु कल्चर, ठीक है। यह आ गया अगला जैव उर्वरक। अब कह रहा है दलहनी फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जो जैव उर्वरक होते हैं वो कौन से हैं, तो वो होते हैं सहजीवी जीवाणु। उनका नाम क्या है, राइजोबियम जीवाणु। कौन से होंगे, ध्यान रखना, दलहनी फसलों के लिए अपन क्या काम लेते हैं, राइजोबियम जीवाणु लेते हैं। अदलहनी फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु असहजीवी, ये कौन सा है, एजोस्पिरिलम और एसिडोबैक्टर। अब मैं आपको ये और बता दूं, पहली बात तो सहजीवी क्या होता है, सहजीवी होता है जैसे मान लो ये कोई पौधा है, इस पौधे पर कोई भी ऐसा जीव है, ये यहाँ पे मान लो कोई जीव है, अन्य जीव, सूक्ष्म छोटा जीव है, अगर ये जीव इस पौधे से भोजन ग्रहण कर रहा है और बदले में पौधे को क्या दे रहा हो, कुछ पोषक तत्व या न्यूट्रिएंट या लवण कुछ भी उपलब्ध करवा रहा हो, तो दोनों लाभदायक, दोनों के बीच में संबंध कैसा है, लाभदायक, तो अपना क्या कहलाएगा, सहजीवी कहलाएगा। कौन सा संबंध कहलाएगा, सहजीवी संबंध कहलाएगा। परजीवी क्या होगा, परजीवी ऐसा होता है ये सूक्ष्म जीव ही उससे क्या करता रहे, भोजन ग्रहण करता रहे और पौधे को नुकसान पहुंचाता रहे, तो ये क्या कहलाएगा, परजीवी कहलाएगा, ठीक है। अब कह रहा है एक और बात, नाइट्रोजन स्थिरीकरण किसको बोलते हैं। अब देखो मैं यहाँ पे आपको समझाता हूं, ये अपना कोई पौधा है, उन पौधों की जड़ों में यहाँ पे कुछ गांठें हैं। अब इन गांठों में यहाँ पर पाया जा रहा है राइजोबियम, क्या, राइजोबियम पाया जाएगा, ठीक। अब राइजोबियम गांठों के रूप में पाया जाएगा, ये क्या करेगा, वायुमंडल से N2 को यानी नाइट्रोजन को ग्रहण करेगा और ग्रहण करके उसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, NO3 यानी नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देगा। और पौधों को नाइट्रोजन, पौधे कभी भी नाइट्रोजन को N2 में ग्रहण नहीं करते, नाइट्रेट या अमोनिया के रूप में ग्रहण करते हैं। तो ये नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करने की क्रिया है, ये तो क्रिया तो कहलाएगी नाइट्रोजन स्थिरीकरण, और करने वाला क्या है, राइजोबियम। यानी कौन सा जीव है, सहजीवी जीवाणु। कैसा जीव, सहजीवी जीवाणु होगा। आगे देखो, आगे अपन बात करेंगे जैसे एजोला, इसका तो हो गया, एजोला फरन के साथ सहजीवी एनाबिना जो होता है, सहजीवी जो है वो कौन आएगा, एनाबिना आएगा, ठीक है। उसके बाद में मुक्त जीवी प्रपोषित, कौन सा, मुक्त जीवी प्रपोषित नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु कौन कौन सा होता है, एजोटोबैक्टर, क्लोस्ट्रीडियम और क्लेबसिएला। क्लेबसिएला ये तीनों क्या करते हैं, मुक्त और प्रपोषित नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु होते हैं। अलग अलग नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले मुक्त जीव जो कैसे हो, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश की उपस्थिति में वो संश्लेषण का कार्य करते हो, तो वो कौन आएगा, ब्लू ग्रीन एल्गी यानी नील हरित शैवाल। अगला ग्रह जिंक विलेयकारी जैव उर्वरक का उदाहरण कौन सा है, तो बेसिलस सुबिटिलस और दूसरा है थायोबेसिलस। अगला कौन सा है, सैक्रोमाई स्पीसीज होता है। अगला आता है पोटेशियम विलेयकारी जैव उर्वरक। पोटेशियम विलेयकारी जैव उर्वरक कौन सा होता है, तो वो होता है फ्रुंटेरिया ओरेटिया। फ्रुंटेरिया ओरेटिया ये क्या है, सूक्ष्म जीव। कौन सा,
पोटेशियम विलेयकारी जैव उर्वरक के रूप में। नेक्स्ट स्लाइड की बात करें। इस स्लाइड में अपन बात करते हैं कि उर्वरक नियंत्रण आदेश जो है वो 1985 के अनुसार प्रति ग्राम सूखे वाहक में जीवाणु की संख्या कितनी होनी चाहिए, ठीक है, तो वो होनी चाहिए 10 गुणा 1 प्रति लीटर द्रव्य वाहक में 1 गुणा 10 इंच तक होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगला, सबसे अधिक उपयोग होने वाला जैव उर्वरक वो ध्यान रखना राइजोबियम, और कौन सी फसलों में, दलहनी फसलों। कौन सी फसलों में आएगा, दलहनी फसलों में, ये ध्यान। अगला, राइजोबियम मेलिलोटी, ये किसके लिए है, रिज्का, मेथी और सेंजी के लिए। राइजोबियम लेग्यूमिनो, ये किसके लिए, मटर और मैसूर। राइजोबियम फेजियोलाई, ये किसमें, राजमा, सेम और मोठ में। राइजोबियम ट्राइफोली, ये किसके लिए है, बरसिम। राइजोबियम लोटी, ये किसके लिए, तपतिया घास के लिए। राइजोबियम फेडी, ये किसके लिए है, सोयाबीन के लिए। ये किसके लिए है, सोयाबीन के लिए है। अगला देखो, इन सबका ध्यान में रखना आपको, कौन सा राइजोबियम कहां उपयोग में होता है। अगर राइजोबियम मेलिलोटी आएगा तो ये रिज्का, मेथी और सेंजी के लिए। राइजोबियम लेग्यूमिनो आएगा यानी मटर और मैसूर के लिए। फिजियोलाई आएगा राजमा, सेम और मोठ के लिए। ट्राइफोली आएगा बरसिम के लिए, और लोटी आएगा तपतिया घास के लिए, और फेडी आएगा सोयाबीन के लिए। उसके बाद में राइजोबियम की दूसरी प्रजाति होती है ब्राडी राइजोबियम। ब्राडी राइजोबियम जो होता है, ब्राडी राइजोबियम, ये जापानिकम जो होता है, जेपोनिकम, ये किस में उपयोग में लिया जाता है, सोयाबीन में लिया जाता है। और भी है इसकी प्रजाति, देखते हुए स्लाइड में। अगला है कि राइजोबियम जो एल्कानी होता है, क्या होता है, राइजोबियम एल्कानी होता है, ये किसके लिए उपयोगी होता है, सोयाबीन के लिए होता है। जापोनिकम और एल्कानी, अगर दोनों में पूछे सबसे ज्यादा प्रभावी कौन सा है, तीव्र गति वाला कौन सा है, तो जापोनिकम होता है सबसे। उसके बाद में ब्राडी राइजोबियम स्पीसीज जो होता है, जो अपन बोलेंगे लोबिना, लोबिना किसमें, लोबिया में, मूंग, उड़द, चना, अरहर और मूंगफली में, ये साथ में इसके साथ में जुड़ा हुआ है। ब्राडी राइजोबियम स्पीसीज लोबिना, लोबिना यानी लोबिया, मूंग, उड़द, चना, अरहर और मूंगफली में आएगा। फिर आएगा एजो राइजोबियम। एजो जो राइजोबियम होता है, ये केलिनोडेंस, ये दो बार नाम आ गया, ये एक ही मानो। और एजो राइजोबियम केलिनोडेंस, ये किसके लिए होता है, डेचे के लिए होता है। सामान्यतः 10 से 12 केजी बीज को उपचारित करने के लिए कितना जैव उर्वरक पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए, कितना जैव उर्वरक चाहिए अपने को, 10 से 12 केजी अगर बीजों को उपचारित करना जैव उर्वरक से, तो वो कितना चाहिए, 200 से लेकर 250 ग्राम, काफी है। नील हरी शैवाल को साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया। जैव उर्वरकों का प्रयोग अगर एजेक्टोबैक्टर है तो ये किसमें किया जाता है, गेहूं और जौ में। एजोस्पिरिलियम तो ये जवार और बाजरा में। नील हरी शैवाल है तो ये किसमें, चवला में। एजोला है तो ये धान में। राइजोबियम है तो ये किसमें, दलहनी फसलों में। फिर कह रहा हूं, अगर बात करें एजेक्टोबैक्टर, तो ये गेहूं और जौ में उपयोगी होता है, इसका प्रयोग गेहूं और जौ में करते हैं। और एजोस्पिरिलियम जो होता है जवार बाजरा में होगा। नील हरी शैवाल चवला में होगा। एजोला धान में होगा। राइजोबियम जो होता है हमेशा दलहनी फसलों में आता है। अगला कह रहा है, नील हरी शैवाल को कौन सी संरचना, नील हरी शैवाल में कौन सी संरचना पाई जाती है, तो वो कौन सी आती है, हेट्रोसिस। कौन सी संरचना होती है, हेट्रोसिस संरचना होती है। ये कह रहा है ब्लू ग्रीन लिली, नील हरी शैवाल को कितना नाइट्रोजन स्थिरीकरण, या जो बीजी है ये कितना नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती है, तो ये 25 से 30 केजी प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन का क्या करती है, स्थिरीकरण करती है। बीजे की प्रजाति कौन सी है, एनाविना है, नॉन स्टॉक है, साइनोटोनिया है और आसिलेटोरिया है। कौन है, आसिलेटोरिया। अगला, ब्लू ग्रीन एल्गी का प्रयोग धान की रोपाई के कितने दिन बाद में करना चाहिए, 7 दिन बाद में करेंगे। कितना करेंगे, 10 से 12 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से 7 दिन बाद में किया जाएगा। और कितना किया जाएगा, 10 से 12 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से किया जाता है। अगला, एजोला एक क्या है, जलीय फर्न है। एजोला का उपयोग वायुमंडल में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए करते हैं। कितना करेंगे, लगभग 40 से 100 केजी प्रति हेक्टेयर, या अपन बोलेंगे एजोला जो है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कितना करेगी पर डे, एक दिन में ये करेगी 1 से 1.5 केजी प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन का क्या करती है, स्थिरीकरण करती है। ठीक है, अब करती कौन सी फसलों में, ये भी ध्यान रखना, हमेशा एजोला धान में डाला जाता है। एजोला की मुख्य प्रजाति कौन सी है, एजोला पिनाटा, एजोला माइक्रोफिला, एजोला कैरोलिनाना। ठीक है, ये तीनों प्रजाति हैं। उसके साथ में कह रहा है एजोला की अच्छी बढ़वार हेतु तो अपन किसका प्रयोग करते हैं, एसएसपी यानी सिंगल सुपर फास्फेट भी डाला जाता है।
ये कह रहा है अगला, कवक व पौधों की जड़ों के बीच सहजीवी संबंध क्या कहलाता है? माइकोराइजा। क्या कहलाता है? माइकोराइजा। ध्यान रखना, माइकोराइजा नाइट्रोजन का भी स्त्रीकरण करता है और फास्फोरस का भी करता है, दोनों का करता है, ठीक है। और ये कवक और पौधों की जड़ों के बीच का क्या होता है? संबंध होता है। आगे आगे अपना जो चलता है वो ये कह रहा है कि फास्फोरस को घुलनशील अवस्था में बदलने वाले जो सूक्ष्म जीव होते हैं, फास्फोरस घोलक जीवाणु यानी फास्फोरस सोलराइजेशन बैक्टीरिया, ये कौन से होते हैं? तो ये बेसिलस मेगाथीरियम, बेसिलस पोलीमिक्सा, मेगाथीरियम और पोलीमिक्सा, ये दो हैं जो क्या करते हैं? पीएसबी का कार्य करते हैं। फिर कह रहा है फास्फोरस घोलक फफूंद, पीएसबी पीएसएफ यानी फास्फोरस सोलराइजेशन फंजाई, ये कौन सी होती है? एस्परजिलस कैंडिडस होती है। अगला, बायोडायनोमिक खेती को अपन क्या बोलते हैं? जैव गतिकी कृषि भी कहते हैं। कृषि पंचांग किस पर आधारित होता है? चंद्रमा की गति पर आधारित होता है। एक बार शुक्ल पक्ष और दूसरा कृष्ण पक्ष की गति में चंद्रमा को कितना समय लगता है? तो वो लगता है 29.5 दिन। ये भी ध्यान रखना आपको, ठीक है। कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष जानते हो आप, चांदनी रात, अंधेरी रात। अगला, चंद्रमा को एक बार उत्तरायण और दक्षिणायन की गति पूर्ण करने में जो समय लगता है वो 27.3 दिन का समय लगता है। अच्छे अंकुरण हेतु बीजों की बुआई हमेशा कब करनी चाहिए? पूर्णिमा के 48 घंटे पहले, यानी पुण्य से पहले पहले अपन लगभग 2 दिन, पुण्य का 2 दिन पहले अपन अच्छा अंकुरण करना तो बीजों की बुआई कर देनी चाहिए। फसलों की कटाई कब करनी चाहिए? अमावस्या के समय, अंधेरी रात के समय अगर फसलों की कटाई कराना तो अच्छी होगी फसल। अगला, ये कह रहा है चंद्र उत्तरायण में कौन सी कृषि कार्य करना चाहिए? अगर चंद्र उत्तरायण होगा उस समय कौन सा कार्य? बीजों की बुआई करने का काम है। अंकुरण अच्छा होता है, कीट व रोगों का प्रकोप क्या होता है? कम होता है। और दक्षिणायन के समय क्या होगा? कंद वाली फसलों की गुणवत्ता में वृद्धि होती है। और अपन बात करें उत्पादन में बढ़ोतरी होती है, निराई गुड़ाई करनी चाहिए, सिंचाई करनी चाहिए जब चंद्रमा पृथ्वी की ओर, ये सब करनी चाहिए। यहाँ से अलग क्वेश्चन आ गया। एक और चीज मैं आपको ये और बता दूं, उत्तरायण में क्या होता है जिसके कारण अंकुरण या बीजों की बुआई करने से अच्छा हो? कीट रोगों की पकड़। उत्तरायण के समय हमेशा जो जल की गति ऊपर की तरफ होती है, जल की गति किस तरफ होती है? ऊपर की गति। और इस कारण पौधे के अंदर ज्यादा मात्रा में पानी जाता है, पानी के साथ में पोषक तत्व जाते हैं, तो जल्दी ग्रो करता है, अंकुरण करता है, जर्मिनेशन करता है, वृद्धि विकास ज्यादा करेगा, फल फूल ज्यादा लगेंगे उसमें। और दक्षिणायन के समय क्या करती है? जल की गति नीचे की तरफ होती है, और जल की गति नीचे होने के कारण जो कंद वाली जो फसल है यानी जड़ वाली जो फसल है, जैसे मूली है, गाजर है, प्याज है, लहसुन है, ठीक है, उन फसलों में ज्यादा क्या होती है? वृद्धि होती है। आगे कह रहा है जब चंद्रमा पृथ्वी से दूर होता है तो उस अवस्था को अति दूर कहता है। अति दूर रहता है, बहुत ज्यादा दूर रहता है तो उसको बोलते हैं अपभू, और अति पास रहता है तो उसको बोलेंगे उपभू। अपभू उपभू, यानी दूर रहेगा अपभू और पास में रहेगा उपभू। अपभू तथा उपभू दोनों ही स्थितियों में कृषि कार्य नहीं करना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट। फिर कह रहा है अपना जो कीट व्याधियों द्वारा जो नियंत्रण किया जाता है वो किस तरह से? तो सबसे पहले रीढ़धारी या रीढ़धारी शिकारी जीवों से किया जाता है, जैसे मछलियां हैं, सरप है, मेंढक है, इनके द्वारा। भाई पक्षी होते हैं वो छोटे जीवों को खाने का काम करेंगे तो अपने आप जैविक क्या हो गया? कीटों का नियंत्रण हो गया। परभक्षी कीट में कौन सा है? क्राइसोफिडस। ये क्राइसोफिडस क्या करता है? थ्रिप्स है, जैसिड है, फफूंद है, मिलीबग है, इन कीटों का नियंत्रण करता है। अगला आता है कॉक्सिना स्पीसीज, ये माहू और चेपा का क्या करता है? भक्षण या उन्हें खाने का कार्य करता है। अगला परजीवी कीट कौन सा है? परजीवी कीट, ये परजीवी कीट कौन सा है? ट्राइकोगामा, ये अंड परजीवी कहलाता है। लेपिडोप्टेरा गण का कीटों का क्या करता है? नियंत्रण, उनका भक्षण करने का काम करता है। इप्रिकेनिया, इप्रिकेनिया जो होता है या इपिकोनिया हो जाता है, ये गन्ने में पायरिला जो कीट लगता है उसके नियंत्रण में क्या होता है? सहायक होता है। अगला फफूंद जो होती है, फफूंद कौन सी? ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा को मित्र फफूंद भी बोला जाता है, और ये 6 से 8 ग्राम प्रति केजी इसके द्वारा क्या किया जाता है? बीज उपचारित किए जाते हैं। अब ये ध्यान में रखना, ट्राइकोडर्मा खुद भी फफूंद है और फफूंद को ही मारने का क्या करती है? काम करती है, ये अच्छे से ध्यान में रखना, ठीक है। अगला जीवाणु, जीवाणु कौन सा? बेसिलस thuringiensis बीटी, आपको पता है लेपिडोप्टेरा, डिप्टेरा, कोलियोप्टेरा गण के कीटों का नियंत्रण करता है, और इसकी कितनी मात्रा चाहिए? 10 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग किया जाता है। विषाणु कौन सा है? एनपीवी, ये इंपॉर्टेंट है भाई, न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस, पूरा नाम हो सकता है एनपीवी का। और जीवी ग्रेनुलोसिस वायरस, ये दोनों क्या करते हैं? कीटों के नियंत्रण में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। अगला प्रोटोजोआ कौन सा है? प्रोटोजोआ कौन सा है?
नोजोमा जाति के प्रोटोजोआ जो होते हैं वो टिड्डी के नियंत्रण में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। आगे अपन बात करें कि वनस्पति पदार्थों के भागों द्वारा भी कीटों का क्या किया जाता है, नियंत्रण। जैसे मुख्य रूप से नीम में मुख्य तत्व कौन से होते हैं, ओजाडी रेक्टा या अजाडी रेक्टा, रेक्टिन, निम्बिन और निम्डिन, इन तीनों के द्वारा अपन कीटों का नियंत्रण कर सकते हैं। विशेष गंध में देखें तो बीजों के जो नीम के जो बीज होते हैं उनमें उपस्थित है कौन सा आता है, टिग्निक एसिड। इसके कारण क्या होती है, विशेष गंध, जिसके कारण कीट अपने आप भाग जाते हैं। लहसुन का 2% घोल का छिड़काव करने से जो चूसने वाले जैसे थ्रिप्स और मोएला होते हैं उन कीटों का क्या हो जाता है, नियंत्रण होता है। अगला क्राइसेंथेमम जो अपन बोलेंगे गुलदाउदी, ठीक है, गुलदाउदी के सूखे फूलों के द्वारा भी कीटों का क्या किया जाता है, नियंत्रण। करंज ये क्या करता है, भूमिगत कीटों का नियंत्रण करता है। सीताफल ये फसलों के भंडारण और दीमक के लिए क्या होता है, हानिकारक, ये उनको नुकसान पहुंचाने का काम करता है। अब इस चैप्टर से संभावित क्वेश्चन कौन कौन से हैं और बड़े क्वेश्चन 3 नंबर के कौन कौन से आ सकते हैं। हरी खाद से आप क्या समझते हैं, हरी खाद की फसल के लिए कोई 4 आवश्यक गुण। दूसरा, वर्मी कंपोस्ट क्या है, इसकी बनाने की विधि कौन कौन सी है। तीसरा, कंपोस्ट किसे कहते हैं, कंपोस्ट बनाने की इंदौर विधि के बारे में पूछ सकता है। जैविक खेती के महत्व पर प्रकाश डाल। अगला, टिकाऊ खेती क्या है, इसके कोई 4 सिद्धांत बताइए। अगला, जैव उर्वरक किसे कहते हैं, फास्फोरस रूपांतरण जैव उर्वरक का वर्गीकरण पूछ सकता है। अगला, वानस्पतिक उत्पादों से कीट और व्याधि यानी रोगों को नियंत्रण को समझाइए। एजोला और इसके उत्पादन की विधि पर टिप्पणी कीजिए। चंद्रमा की अवस्था का कृषि कार्यों पर क्या महत्व, उत्तरायण दक्षिणायन जो पढ़ा था उसमें क्या महत्व होता है वो पूछ सकता है। कीट व्याधि नियंत्रण में गौमूत्र के उपयोग के बारे में पूछ सकता है। डेपोंग कंपोस्ट बनाने की विधि के बारे में, जैविक खेती के उद्देश्य के बारे में। एक और शब्द आता है यहाँ पे, हरी खाद क्या होता है, मैंने वैसे बता दिया। दलहनी तथा अदलहनी फसलों को हरी अवस्था में मृदा में जीवांश पदार्थ पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ाने के लिए उनको खेत में ही वापस दबा देना, जुताई के द्वारा दबा देना, ये अपनी क्या कहलाएगी, हरी खाद। धन्यवाद। आज का जो अपना था चैप्टर नंबर 2 जैविक खेती, उससे संबंधित जो वस्तुनिष्ठ रिक्त और जो बड़े क्वेश्चन आने की जो संभावना थी वो आज इस चैप्टर में अपन देख लिया। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। परंतु एक और बात जाते जाते ये बता दूं कि ये आपकी एग्जाम, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, साथ में जेट के लिए भी। जेट में इस टॉपिक से आने वाले जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है वो सारे मैंने क्या कवर किए। ठीक है, धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।